नमस्कार प्यारे साथियों, डी आर ब्रदर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे रीट 2017 के मनोविज्ञान के पेपर की। साथियों, पिछली बार जो पेपर हुआ था रीट 2017 का लेवल फर्स्ट का जो पेपर है बाल विकास का, उसके बारे में हम विश्लेषण करने वाले हैं कि कौन से प्रश्नों का उत्तर क्या होने वाला है, क्यों माना गया है, इन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन सभी के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सकें। डी आर ब्रदर क्लासेज। साथियों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की। आज का हमारा पहला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसग्राफिया, ऑप्शन डी ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। मैं आपको बता दूं साथियों, इसका जो राइट आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर सी माना गया था, डिसग्राफिया। साथियों, डिसग्राफिया क्या होता है? एक लिखावट की जो अक्षमता होती है बालक को लिखने में, उससे शामिल होता है। इसमें बालक क्या करता है मित्रों? अस्पष्ट लेखन करता है, अर्थात स्पष्ट रूप से लेखन नहीं करता है। ऐसा लेखन करता है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता है। जो अक्षर बनाता है बालक, उनका अनियमित आकार होता है, अलग अलग आकार दिखता है। अक्षरों की आकृति जो होती है उनको तिरछा टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी लिख देता है। अधूरे अक्षर छोड़ देता है, अधूरे शब्दों को लिखकर छोड़ देता है। जो शब्द और जो वर्तनी होती है उनमें अनेक प्रकार की गलतियाँ करता है। ये होती है हमारी डिसग्राफिया। तो आपको समझ में आएगा लिखावट में जो कठिनाई आ रही है बालक को किससे संबंधित है? डिसग्राफिया से शामिल है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब मित्रों हम चर्चा करते हैं इनके ऑप्शनों की। ऑप्शन ए जो क्या कह रहा है हमारा, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। मित्रों, जो डिसलेक्सिया है वो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा डिसलेक्सिया पढ़ने के विकार से संबंधित है। मित्रों, किससे संबंधित है? पढ़ने में जो अक्षमता आती है उससे हमारा डिसलेक्सिया संबंधित है। इसमें बालक क्या करता है मित्रों? जो उच्चारण ध्वनि होती है उनको पहचान नहीं पाता है, उनको पहचानने संबंधी त्रुटियाँ करता है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा गया है लड़की, इसको वो क्या पढ़ता है? लकड़ी पढ़ता है, या फिर लकड़ी जो लिखा हुआ है उसको लकड़ी पढ़ने का प्रयास करता है। तो इस कारण से उसमें ध्वनि जो उच्चारण होती है उनकी जो पहचान संबंधी जो विभिन्नताएं हैं उनको नहीं पहचान पाता है मित्रों। अगला है हमारा डिसकैलकुलिया। मित्रों, जो ऑप्शन बी है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? एक गणितीय जो क्षमता होती है हमारी, गणितीय कौशल से संबंधित है। इसमें बालक जो होता है गणित की जो मूलभूत संख्याएं होती है उन संख्याओं के अर्थ में, उन अंकों के अर्थ में, इनकी अयोग्यता से लेकर जो गणितीय जो समस्याएं होती है, गणित के जो सूत्र एवं सिद्धांत है उनका प्रयोग नहीं कर पाता, अर्थात गणित से संबंधित अक्षमता होती है। साथियों, हमारा जो ऑप्शन डी है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार। मित्रों, ये क्या कहता है? ये जो हमारा ऑप्शन डी है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, इसको हम शॉर्ट रूप में मित्रों ADHD कहते हैं। क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ADHD लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, जिसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। आप याद कर ले, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मित्रों, ये एक प्रकार से तंत्रिका से जुड़ा विकार है। किससे जुड़ा विकार है? तंत्रिका से जुड़ा हुआ है। इसमें क्या करता है? अपने ध्यान को प्रभावित करता है। बालक का जो ध्यान होता है अटेंशन, उसको प्रभावित करता है। बालक इसमें बेचैन रहता है, दोषपूर्ण व्यवहार करता है, बच्चे का ध्यान भटकता है, एक जगह पर वो स्थिर नहीं रह पाता है। वो कक्षा में मान लो कोई बालक है जो ADHD से प्रभावित है, वो बालक कक्षा में एक जगह शांत तरीके से नहीं बैठ सकता है। वो कक्षा में उछल कूद मचाने का कार्य करता है, जैसे ऊपर नीचे चढ़ेगा। अगर कोई दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके बीच में आके बोलेगा। जैसे कोई चीज़ कहीं बोली जा रही है तो उसमें अपनी बारी का इंतजार नहीं कर पाएगा। ये सब जो विशेषताएं हैं वो ADHD बालक अर्थात ध्यान अभाव अति सक्रियता विकारी। आशा करता हूँ आपको पहला जो प्रश्न है उसके चारों ऑप्शन समझ में आए होंगे कि कहना क्या चाह रहा है, और हमारा आंसर जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी डिसग्राफिया हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। मित्रों, दूसरा प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जूम कर देता हूँ मित्रों, आप सभी को आसानी से समझ में आ सके कि निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। साथियों, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनमें से आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है। तो आप सभी साथी देखिए क्या संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पढ़िएगा मित्रों, अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तात्कालिक प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित करना, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन करना,
सत्र के अंत में शिक्षार्थी प्रदर्शन का अंतिम आकलन करना। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों, आपसे प्रश्न पूछा गया है किससे? योगात्मक मूल्यांकन से। मूल्यांकन के दो प्रकार बताए जाते हैं मित्रों, उनमें कौन कौन से होते हैं? एक होता है निर्माणात्मक और दूसरा जो होता है योगात्मक। मित्रों, जो निर्माणात्मक होता है उसको इंग्लिश में हम फॉर्मेटिव कहते हैं और योगात्मक को हम समेटिव कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें। और यहाँ पर आपसे योगात्मक पूछा गया है। साथियों, जो योगात्मक मूल्यांकन होता है उसमें क्या होता है? योगात्मक मूल्यांकन सत्र के अंत में लिया जाता है। इसमें बालक के अंकों का जो योग किया जाता है वो हमारे किससे लिया जाता है? योगात्मक मूल्यांकन। तो सत्र के अंत में शिक्षार्थी ने किस प्रकार का प्रदर्शन किया है उसका अंतिम जो आकलन होगा वो योगात्मक आकलन होगा। और देखिए मित्रों, ऑप्शन ए में क्या कहा गया है? छात्र की प्रगति बारे में निरंतर और तात्कालिक प्रतिक्रिया। निरंतर और तात्कालिक प्रतिक्रिया जो है मित्रों इस योगात्मक की विशेषता नहीं है बल्कि निर्माणात्मक की है। आणविक विषय पर अर्थात जो सामग्री है उसके अणुओं पर अर्थात बारीकी से किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? निर्माणात्मक में किया जाता है। लगातार जो व्यवस्थित आकलन किया जाता है शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार निरंतर रूप से वो आकलन किया जाता है निर्माणात्मक में। अब मित्रों, निर्माणात्मक क्या होता है और योगात्मक क्या होता है? आप सभी साथी इस मूल्यांकनों के बारे में कन्फ्यूज होंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ निर्माणात्मक क्या होता है और योगात्मक क्या होता है। जैसे मान लो हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लो एक लड़का है जिसका नाम है विनोद और वो अपने लिए लड़की देखने जाता है। अब जब वहाँ लड़की देखने जाता है तो वहाँ पर जो लड़की है वो क्या करती है? उसके लिए चावल बना कर लाती है। खाने के लिए क्या बना कर लाती है? चावल बना कर लाती है। अब जब वो रसोई में चावल बना रही है तो उस चावल को वो चख रही है, चेक कर रही है कि क्या चावल पक चुके हैं। हाथ से चेक कर रही है, मुंह से खाकर चेक कर रही है एक दाना निकालकर। तो उसको वो चेक कर रही है कि अभी तक इसको कितना पकाया जाना चाहिए, इसमें नमक जो डाला है हमने क्या वो नमक सही है, क्या मिर्ची डाली है उसकी मात्रा सही है। वो ये चेक कर रही है कि इसमें और क्या सुधार किए जा सकते हैं, कहाँ तक ये पक चुका है। इस प्रकार की जानकारी वो एकत्रित कर रही है। ये तो है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। अर्थात ऐसे ही हम शिक्षा के क्षेत्र में बालक का जो प्रोसेस शिक्षा चल रही है उसके बीच में जो हमारा सत्र है उसके बीच में हम उसको समझने का प्रयास करते हैं कि बालक ने कितना सीखा है, कैसा सीखा है, किस तरह से सीख रहा है। इस तरह से बीच में हम उसका आकलन करते हैं ये जानने के लिए कि बालक को क्या क्या आवश्यकता है। तो ये तो है हमारा निर्माणात्मक मूल्यांकन। लेकिन वो लड़की क्या करेगी? उस चावल को लाकर जो विनोद लड़की देखने गया है उसको खिलाएगी और विनोद उस चावल को खाने के बाद ये डिसीजन करेगा कि लड़की ने जो चावल बनाए क्या वो अच्छे बनाए, और उसके आधार पर वो क्या करेगा? शादी का फैसला करेगा। तो उसका जो निर्णय निकलेगा, उसका जो अंतिम रूप से आकलन है, मूल्यांकन है, वो क्या है? योगात्मक मूल्यांकन है कि चावल जो पके थे वो अच्छे पके थे या नहीं पके थे। इस प्रकार की जो जानकारी होगी वो क्या होगा? योगात्मक मूल्यांकन होगा। आशा करता हूँ मित्रों आपको निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन में आसानी से समझ में आए होंगे। और मित्रों, निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। आप सभी साथी ध्यान रखें, कंफ्यूज ना हो, में दोनों एक ही है, रचनात्मक और निर्माणात्मक। इसको हम अंग्रेजी में फॉर्मेटिव कहते हैं और इसको समेटिव कहते हैं। जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है हम किताबी भाषा में समझे तो एक प्रकार से नैदानिक और उपचारात्मक होता है। इसमें प्रभावी प्रतिपुष्टि और कार्य सुधार का अवसर दिया जाता है। छात्र ने कितनी प्रगति करी, जो छात्र के कौशल है उनका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। जबकि हमारा जो योगात्मक मूल्यांकन होगा वो पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होगा। पाठ्यक्रम से बालक ने कितना सीखा, एक ग्रेड टेस्ट है। अर्थात हम कहें योगात्मक जो मूल्यांकन है बालक को अंक प्रदान करने का मूल्यांकन है, एक ग्रेड प्रदान करने का मूल्यांकन है, अर्थात पेपर पेंसिल टेस्ट। ठीक है मित्रों, हमारी जो वार्षिक परीक्षाएं होती है वो एक योगात्मक मूल्यांकन का हिस्सा है। ठीक है, आप सभी को आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा मित्रों। हमारा अगला जो प्रश्न है हार्वर्ड गार्डनर का। हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार मित्रों, हार्वर्ड गार्डनर का मानना है कि बुद्धि जो होती है उसके कई प्रकार के फ्रेम होते हैं, कई प्रकार की बुद्धि होती है। तो उनके द्वारा कौन सी बुद्धि की श्रेणी है वो सुझाई गई है? ऑप्शन ए विश्लेषणात्मक बुद्धि, ऑप्शन बी रचनात्मक बुद्धि, ऑप्शन सी प्रकृतिवादी कौशल, ऑप्शन डी व्यावहारिक बुद्धि। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें विश्लेषणात्मक बुद्धि,
रचनात्मक बुद्धि और व्यावहारिक बुद्धि, ये तीनों जो है मित्रों स्टर्नबर्ग के सिद्धांत से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्टर्नबर्ग का जो त्रिचापीय सिद्धांत था उससे उन्होंने क्या बताए थे? बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, जिसमें उन्होंने बताया था विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसे घटे की बुद्धि कहते हैं, रचनात्मक बुद्धि जिसे हम अनुभवजन्य बुद्धि कहते हैं, और व्यवहारिक बुद्धि जिसे हम संदर्भ बुद्धि कहते हैं। तो हमारे तीनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, हमारा बचा ऑप्शन नंबर सी प्रकृतिवादी कौशल। और हार्वर्ड गार्डनर ने क्या किया था मित्रों? हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के 8 प्रकार बताए थे। कितने बताए थे मित्रों हार्वर्ड गार्डनर ने? हार्वर्ड जो गार्डनर महोदय थे इन्होंने 1983 में अपना सिद्धांत दिया था और इन्होंने कहा था बुद्धि जो होती है एक प्रकार की नहीं होती है, बुद्धि का एक प्रकार नहीं होता है। बुद्धि क्या होती है? विभिन्न प्रकार की होती है, कई प्रकार की होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है बुद्धि के कई सारे प्रकार किसने बताए? तो हार्वर्ड गार्डनर है। और हार्वर्ड गार्डनर ने मित्रों बुद्धि के सर्वप्रथम कितने प्रकार बताए थे? 7 प्रकार बताए थे, आपको बता देता हूँ मित्रों। फिर उन्होंने एक और बढ़ाया, 8वां प्रकार हो गया। उसके बाद बुद्धि के 9 प्रकार इन्होंने बता दिए हैं। लेकिन आपसे पूछे जाए हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो मित्रों आपको 8 ही जवाब देने हैं, क्योंकि अभी एनसीईआरटी की जो बुक है हमारी उसमें अभी 8 ही दिए हुए हैं और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो 8वां जो प्रकार था मित्रों इनका वो प्रकृतिवादी बुद्धि था। कौन सा प्रकार था मित्रों? प्रकृतिवादी बुद्धि था। और प्रकृतिवादी बुद्धि में क्या होता है? बालक की जो प्राकृतिक हमारी जो प्रकृति है उससे जुड़ा हुआ होता है, जैसे किसान है, इस प्रकार की प्रकृतिवादी बुद्धि से जुड़े हुए होते हैं प्रकृतिवादी कौशल है। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है जो नया प्रकार है वो है प्रकृतिवादी कौशल। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं, निम्न में से पता लगाएं 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ है। ऑप्शन ए अवधारण गठन में सुविधा, ऑप्शन बी विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, मान लो हमारे देश में कई सारे बच्चे हैं और एक से अधिक भाषा बोलते हैं, तो उनके जो 2 भाषाएं बोल रहे हैं उससे क्या लाभ हो रहे हैं उन्हें आपको बताना है। जैसे दो भाषा बोलने की क्षमता कोई बालक है तो उसको अवधारणा गठन में सुविधा होगी। मित्रों आप बताइए, कोई बालक 2 भाषा जानता है तो उसका जो कॉन्सेप्ट होगा, जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन वो बनाएगा, अवधारणा का गठन करेगा, उसमें उसको सुविधा होगी या नहीं होगी? होगी, क्योंकि वो 2 भाषाओं के माध्यम से सीखने का प्रयास करेगा। विश्लेषणात्मक तर्क में उसको तर्क करने में सुविधा होगी। जो बालक की द्विभाषा क्षमता होती है, 2 भाषा बोलने की जो क्षमता है, उससे उसका क्या होगा? संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा मिलेगी। वो और प्रकार दोनों भाषाओं के माध्यम से जो है ज्ञान प्राप्त करेगा। तो हमारी जो ये विशेषताएं हैं उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि 2 भाषा बोलने वाले जो बालक क्षमता है वो इन सब में सुविधा करेगी, इन सब में लाभ है। और ये जो प्रश्न है मित्रों एनसीएफ जो है हमारा उसकी अध्याय 3 से लिया गया है और अध्याय 3 का जो पहला पॉइंट है वो भाषा से रिलेटेड है। एनसीएफ का 3रा अध्याय, और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बालक की द्विभाषा क्षमता उसमें संज्ञानात्मक वृद्धि करती है, सामाजिक सहिष्णुता, विस्तृत चिंतन, बौद्धिक उपलब्धि स्तर और ज्ञान निर्माण में सहायक है। अगर आपने एनसीएफ का अध्याय 3 पढ़ा होगा तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है और न केवल यह पूछकर वह केवल यही नहीं पूछ रहा है क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछ रहा है कि कैसे और क्यों हुआ। उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परखों की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है, इन गतिविधियों से वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए समानता, ऑप्शन बी आलोचनात्मक सोच, ऑप्शन सी एकीकृत सोच, ऑप्शन डी अवधारणा मानचित्रण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों आप सभी को मैं बता दूं इसका जो आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर डी नहीं सॉरी साथियों बी, आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग इसका आंसर माना गया था। अब मित्रों क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। ऑप्शन डी है आपका अवधारणा मानचित्रण। अवधारणा जो मानचित्र होता है इसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं। इसमें इसका जो प्रतिपादक क्या था मित्रों, जोसेफ डी नोवेक ने किया था। और इस जोसेफ डी नोवेक क्या कहते हैं,
एक प्रकार से हम कहें अवधारणा मानचित्रण क्या होता है, कॉन्सेप्ट का जो मैपिंग है, अर्थात हम हमारी कॉफी में कोई डायग्राम बनाते हैं किसी चीज़ को समझने से संबंधित, वो डायग्राम क्या होता है, हमारा अवधारणा मानचित्रण होता है। इतना समझ लीजिए मित्रों। और समानता क्या होती है मित्रों, और एकीकृत सोच क्या होती है। समानता क्या होती है, मतलब दो वस्तु है और उन दो वस्तुओं के बीच हम समानता देखते हैं या फिर उनको समरूपता देखते हैं, तो ये है हमारी समानता, जिसे हम एनोलॉजी कहते हैं। अगला है मित्रों हमारा एकीकृत सोच। एकीकृत सोच में क्या होता है, एकीकृत सोच जो है मित्रों ग्राहम डगलस के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम ये कॉन्सेप्ट जो था एकीकृत का, आप सभी साथी नोट कर सकते हैं, ग्राहम डगलस के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था, 1986 में ये दिया गया था। और इन्होंने क्या कहा था मित्रों, इस एकीकृत सोच को क्या कहा था, रणनीति प्लस कार्यवाही प्लस समीक्षा और प्लस मूल्यांकन, इन चारों को मिलाकर उन्होंने क्या कहा था, ये होती है हमारी इंटीग्रेटिव थिंकिंग। तो मित्रों मैं आपको बता दूं, एक प्रकार से इंटीग्रेटिव थिंकिंग, एकीकृत सोच का मतलब क्या है, सभी चीजों को संबंधित करते हुए, आपस में एक दूसरे से लिंक्ड करते हुए सोचना, उस प्रकार के विचार करना, सभी वस्तुओं का ध्यान रखते हुए, सभी विषय वस्तु को फोकस्ड रहते हुए, उनको आपस में संबंधित करते हुए, ये होता है हमारा एकीकृत सोच। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है मित्रों। और ये एकीकृत सोच है प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है मित्रों, किसी भी चीज़ का प्रबंधन करने से जुड़ा हुआ प्रत्यय है। अब हमारा ऑप्शन बी है आलोचनात्मक सोच अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग। मित्रों आपने पढ़ा होगा जो हमारे चिंतन के प्रकार है स्वलीय और यथार्थवादी। तो यथार्थवादी जो चिंतन था उसका एक प्रकार है हमारी आलोचनात्मक सोच अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या करते हैं, किसी वस्तु घटना या जो तो तथ्य होता है उसकी सच्चाई को हम स्वीकार करने से पहले उसके क्या गुण है क्या दोष है, इन सब की परख कर लेते हैं। और यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहा है, जो कार्य हुआ वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब पर अर्थात बालक को कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रहा है, अर्थात उनकी सोच डेवलप, अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग बालक को सोचने पर मजबूर कर रहा है एक नया उत्तर ढूंढने के लिए। तो ये क्या है मित्रों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलोचनात्मक सोच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं। ऑप्शन ए मानवतावादी, ऑप्शन बी व्यवहार, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक, ऑप्शन डी सामाजिक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करिए। साथियों यहाँ पर क्या किया गया है, सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं, अर्थात अंग्रेजी में पढ़ के देखिए मित्रों, पॉजिटिव और नेगेटिव स्टिमुलस, जो हमारी स्टिमुली है उत्तेजनाएं, वो छात्र के व्यवहार को प्रेरित करते हैं। तो इस प्रकार की प्रेरणा की व्याख्या कौन करते हैं, तो मैं बता दूं आपको साथियों, मानवतावादी जो होते हैं वो मानवतावादी कौन थे, अब्राहम मैस्लो और कार्ल रॉजर्स। और इनका मानना था कि आप क्या है अनिवार्य रूप से अच्छे होते हैं और आप अपनी पूर्ण क्षमता का अनुभव करने के लिए प्रेरित करते हैं। अर्थात इसमें हम क्या करते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा करके सशक्त बनाते हैं। और अपना आपने पढ़ा होगा कार्ल रॉजर्स जो अब्राहम मैस्लो ने आवश्यकता सिद्धांत दिया था, उसमें 5 आवश्यकताएं बताई थी, अर्थात आत्म साक्षात्कार करने का, अर्थात हम आत्म सिद्धि प्राप्त करने का कार्य करते हैं। जबकि हमारा जो संज्ञानात्मक है मित्रों, संज्ञानात्मकता में क्या कहा गया है कि व्यवहारवादियों के विपरीत था ये। उन्होंने क्या कहा था, मनुष्य का व्यवहार स्वयं उनकी अपेक्षाओं से भावनाओं से निर्धारित होता है, अर्थात स्मृति, सोच, समस्या समाधान, भाषा पर, इन सभी पर इन्होंने निर्णय केंद्रित किया था, न कि इन्होंने उत्तेजना अर्थात सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं की बात की थी। मित्रों जो सोशल है हमारा सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या कहता है, मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति इनकी अंतः क्रिया के फलस्वरूप मानव की व्यवहार की वर्णन करते हैं, अर्थात सामाजिक संदर्भ में व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे कहीं तो हम। जबकि हमारा जो व्यवहार है मित्रों वो क्या करता है, बाहरी वातावरण में जो उत्तेजना होती है उसके द्वारा हमारा व्यवहार प्रभावित होता है। अगर आपने व्यवहारवाद पढ़ा होगा, व्यवहारवाद संप्रदाय के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी प्राप्त होगी। व्यवहार से संबंधित जो है मित्रों आपने स्किनर, थॉर्नडाइक, वॉटसन के सिद्धांत पढ़ोगे, वो बार बार जो सकारात्मक नकारात्मक उत्तेजनाएं हैं उनकी बात करते हैं, उद्दीपक की बात करते हैं, और इनमें सुदृढ़ीकरण और दंड के माध्यम से क्या होता है, अधिगम होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यवहार, अर्थात इस प्रकार से प्रेरणा की व्याख्या कौन करते हैं, व्यवहार वाले मनोवैज्ञानिक करते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित कक्ष में शिक्षित करना, अर्थात हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको
डैश जो खालिस्तान दे रखा है उनको किस तरह से रखना है, क्या सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय, किसी समय नहीं। एक बार सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएंगे। साथियों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ये समझ लेना चाहिए विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चे अर्थात ये क्या होते हैं, इनको विशिष्ट शिक्षा की आवश्यकता होती थी। मित्रों जब विशिष्ट शिक्षा शुरुआत में चली थी, शुरू में विशिष्ट शिक्षा क्या होती थी, आप सभी ध्यान रखिएगा और इन कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा मित्रों। आगे आने वाले पेपर में इस तरह के इन कॉन्सेप्ट से अगर प्रश्न आते हैं ना तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। विशिष्ट शिक्षा जो होती है स्पेशल एजुकेशन, इसमें क्या किया गया था, पहले विशेष जो बालक होते थे, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते थे, उनको अलग से विद्यालय खोले गए थे और उनको अलग विद्यालय में पढ़ाया जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुई, एकीकृत शिक्षा आई, इंटीग्रेटेड एजुकेशन आई। इसमें विद्यालयों द्वारा क्या किया गया, विशिष्ट बालकों को सामान्य विद्यालयों में सिर्फ शैक्षिक अवसर प्रदान किए गए, सामान्य विद्यालय में सम्मिलित की गई, लेकिन वहाँ भी इनके लिए अलग व्यवस्था की गई, विशेष संसाधन कक्ष बनाए गए और बालक स्वयं को विद्यालय के अनुरूप ढाल पाए, इस तरह की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब जो हमारी शिक्षा है वो किसकी बात करती है, समावेशी शिक्षा की बात करती है। और यहाँ पर समावेशी शिक्षा से ही ये प्रश्न लिया गया है। इसमें समावेशी शिक्षा ने लिखकर क्या लिखा गया है, समावेश शब्द लिख दिया गया, इंक्लूजन लिख दिया गया। ये क्या कहता है मित्रों, बालक को सामान्य विद्यालय की जो समस्त शैक्षिक गतिविधियाँ होती है उनमें समान रूप से शैक्षिक अवसर प्रदान कराया जाना चाहिए, जिससे क्या है विद्यालय स्वयं को विद्यार्थी के अनुरूप ढालता है। इसमें विद्यालय क्या करता है, अब विद्यार्थी के अनुरूप ढलता है, विद्यालय के अनुरूप कार्य करता है। तो इसमें विद्यालय को किसकी बात की गई है, समस्त शैक्षिक गतिविधियों अर्थात हम सामान्य जो बालक, विशेष आवश्यकता वाला जो बालक होगा उसको सामान्य बच्चों के साथ हम पूरे समय पर अर्थात उनके साथ सम्मिलित करके हम अध्ययन करवाएंगे। तो कब कराएंगे, पूरा समय सामान्य बच्चों के साथ ही अध्ययन करने को हमें मिलेगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर इसलिए ऑप्शन बी माना गया था मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न, आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक भाषा शिक्षक है मित्रों, कक्षा में क्या कर रहा है, कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। मित्रों ध्यान रखिएगा, क्या कहा है, एक तो निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार करने। आपको शब्द पकड़ने होंगे प्रश्नों में से जिससे आप आंसर निकाल पाएंगे। तो ये एक उदाहरण है आगमनात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्रण का, परिकल्पना परीक्षण का। तो मित्रों अवधारणा मानचित्रण तो अभी हमने पढ़ा है कि क्या होता है, तो ये तो ऑप्शन आप काट दीजिए। बच्चे क्या हमारे आगमनात्मक, निगमनात्मक और परिकल्पनात्मक परीक्षण। मित्रों जो परिकल्पना परीक्षण होता है ये मुख्यतः क्या है, प्रयोग विधि से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, प्रयोग विधि से संबंधित होता है। और इसमें परिकल्पना क्या होती है मित्रों, आप सभी जानते होंगे परिकल्पना किसे कहते हैं, किसी समस्या का संभावित जो समाधान होता है वो परिकल्पना कहलाता है। तो यहाँ पर ये तो है नहीं, ये भी कटता है क्योंकि यहाँ पर निष्कर्ष निकालने, व्यापक विचार करने की बात की जा रही है। ऑप्शन हमारा किससे होगा, या तो आगमनात्मक होगा या निगमनात्मक होगा। अब आप सभी जानते होंगे मित्रों निगमनात्मक क्या होता है, जो पहले से जो हमें नियम आते हैं, जो ज्ञात नियम हैं, उन जो तथ्य हमारे पास है उनके आधार पर हम निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर निश्चित निष्कर्ष की बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार की बात की जा रही है। अर्थात बालक क्या करेगा, उदाहरण से, स्पष्टीकरण से, जो स्पष्टीकरण उसके अंदर बैठा हुआ है, जो उदाहरण है उससे क्या करेगा, वो व्यापक रूप से नियम निकालने का प्रयास करेगा। उदाहरण से नियम की ओर चलने की बात कर रहा है, और उदाहरण से नियम हम किस में चलते हैं मित्रों, आगमनात्मक तर्क में चलते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क में। बालक क्या करता है इस आगमनात्मक तर्क में, जो बालक को तथ्य दिए जाते हैं उसमें अपने और अनुभव जोड़ता है। इसमें कहा गया है ना व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, अर्थात व्यापक विचार करने से तात्पर्य क्या है, अपनी ओर से उस नए तथ्यों को जोड़े और उसके बाद वो निष्कर्ष निकाले, जिससे क्या हो। ये किसका उदाहरण है, हमारा आगमनात्मक तर्क का उदाहरण है। और इसमें बालक क्या करता है, अपने अनुभव के आधार पर सामान्य नियम बनाता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछली बार इस प्रश्न से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुए थे। बड़े ध्यान से पढ़िएगा और आपको आसानी से समझ में भी आएगा कि क्यों इसका आंसर माना गया है। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो आईडी पर आच्छद रखता है। एक बार ध्यान से पढ़िएगा, एक प्राथमिक साधन है क्या करता है, ईगो आईडी पर आच्छद रखता है, अर्थात ईगो आईडी पर नियंत्रण रखता है या फिर ढका रखता है, यह कहलाता है ऑप्शन ए सुपर ईगो,
ऑप्शन बी आमोद सिद्धांत, ऑप्शन सी द्वंद्व, ऑप्शन डी दबाव। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं, साथियों आप सभी को बता दूं मैं, जो द्वंद्व होता है हमारा क्या होता है। द्वंद्व एक प्रकार से दो चीज़ों में हमें द्वंद्व होता है। दो चीज़ों को लेकर क्या मैं ये करूं, क्या ये नहीं करूं, कई प्रकार के द्वंद्व होते हैं। पद्धति विरोधाभास, पद्धति वर्जन विरोधाभास, इन सब के बारे में हम जब द्वंद्व पढ़ेंगे तब विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। लेकिन द्वंद्व का मतलब ये होता है किसी दो चीज़ों को में द्वंद्व रहता है कि क्या मैं ये कार्य करूं या नहीं करूं, तो द्वंद्व तो हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है मित्रों। उसके बाद हमारा है इदम। आप सभी ने पढ़ा होगा ये प्रश्न, आप ईगो आईडी पर आधारित रखता है। ये समझकर आप ये तो समझ गए होंगे कि ये व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है उससे प्रश्न पूछा गया है। तो उसमें 3 प्रत्ययों की बात की जाती है, इड, ईगो और सुपर ईगो। आप सभी ने ये सब पढ़ रखे होंगे, मतलब आपको समझने की बात है मित्रों। इड क्या कहता है? इड तो क्या कहता है, ये सुखवादी सिद्धांत को मानता है, अर्थात सुख उन्हें जो चाहिए वो प्राप्त करना है, चाहे भले कुछ भी हो, चाहे वो उचित कार्य हो अनुचित कार्य हो, लेकिन अर्थात सुख को मानता है। ये जो चीज़ है उसको प्राप्त करना ही है, चाहे कैसे भी करके हम प्राप्त करें। ठीक है मित्रों। ईगो क्या होता है? ये वास्तविकता पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है मित्रों? वास्तविकता पर कार्य करता है, अपने आप को संयमित रखने का प्रयास करता है। और सुपर ईगो क्या करता है मित्रों? ये सामाजिक मूल्यों या फिर सामाजिक जो हमारे मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, उनसे संबंधित होता है। अर्थात जो हमारी गलत प्रवृत्तियां हैं, अनेक प्रवृत्ति है, उन पर समाज की तरफ से प्रभाव करने का प्रयास करता है। और इसे हम आदर्शवादी, अर्थात एक आदर्श बनने का प्रयास करता है, नैतिकता का पालन करता हुआ व्यक्ति कार्य करता है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है मित्रों, ध्यान से पढ़िएगा। ईगो आईडी पर आच्छद रखता है। ईगो आईडी पर क्या रखता है? नियंत्रण रखता है, अर्थात ये जो सुखवादी क्रिया है उनको दबाने का प्रयास करता है। ईगो आईडी पर जो सुखवादी कार्य है उनको नियंत्रण करता है, तो वो किसके तहत करता है? उसके ऊपर दबाव है और उस दबाव के माध्यम से वह करता है, न कि सुपर ईगो के द्वारा। सुपर ईगो तो क्या है? एक प्रकार से नैतिक मूल्यों की बात करता है। लेकिन ईगो जिस तरह से व्यक्ति के इड को नियंत्रित करता है वो दबाव है। और दबाव क्या है मित्रों? एक प्रकार से आपने पढ़ा होगा रक्षा तंत्र है। और ये दबाव रक्षा तंत्र क्या कहता है मित्रों? ध्यान से पढ़िएगा। ऐसी मनोरचना होती है जो चिंता, तनाव या संघर्ष उत्पन्न करने वाली जो हमारी असामाजिक एवं अनैतिक इच्छा होती है, अर्थात जो इड से संबंधित होती है, उनको मन की चेतना से हटाकर क्या करता है? वो अचेतन में डाल देता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है अचेतन रूप में होती है। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर है वो दबाव माना गया था। ठीक है मित्रों। किस प्रकार से नियंत्रण करता है? दबाव के तहत वो नियंत्रण करता है ईद पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन जो व्यक्तित्व के लक्षण है वो किसके द्वारा प्रस्तावित है? हैंस आइंसेक, आरबी कैटल, कार्ल रोजर्स और गॉर्डन आल्पोर्ट। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। आप सभी साथियों को बता दूं मित्रों, जो गॉर्डन आल्पोर्ट थे उन्होंने सील गुण की बात की थी। और सील गुण को ही क्या माना था इन्होंने? व्यक्तित्व की बुनियादी इकाई माना था। और इन्होंने 2 प्रकार के सील गुणों की बात की थी, एक सामान्य और एक विशेष, अर्थात व्यक्तिगत सील गुण की बात की थी मित्रों इन्होंने। और व्यक्तिगत सील गुण की इन्होंने 3 प्रवृत्ति बताई थी। और वो 3 प्रवृत्ति थी आधारभूत प्रवृत्ति, गौण प्रवृत्ति और केंद्रीय प्रवृत्ति। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम जब आल्पोर्ट का सिद्धांत पढ़ेंगे चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से। तो ये तो आंसर है नहीं मित्रों। इन्होंने फिर हमारे जो आरबी कैटल महोदय, आरबी कैटल ने क्या बताए थे आपको पता हो तो? आरबी कैटल ने 2 प्रकार के व्यक्तित्व में सील गुणों की बात की थी। एक था सतही सील गुण और एक था मूल सील गुण। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। कार्ल रोजर्स ने क्या कहा था मित्रों? कार्ल रोजर्स ने प्राणी और आत्मन, अर्थात ऑर्गेनिज्म और सेल्फ के आधार पर व्यक्तित्व की जो संरचना थी उनके परिवर्तन की व्याख्या की थी। व्यक्तित्व का सांवर्तिक सिद्धांत दिया था। जो हैंस आइंसेक महोदय थे उन्होंने अंतर्मुखता और बहिर्मुखता के व्यक्तित्व का लक्षण प्रस्तावित किया था। और इसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपको बता दूं मित्रों, इसने क्या किया था? हैंस आइंसेक महोदय ने जो द्विध्रुवीय सील गुण निर्धारित किए थे, इन्होंने दोनों ध्रुवों से व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है। द्विध्रुवीय सील गुण अर्थात दोनों ओर से व्यक्ति क्या होता है? प्रभावित होता है। और इन्होंने जो निर्धारित किए जो द्विध्रुवीय गुण थे
उनको क्या कहा इन्होंने? सुपर फैक्टर। क्या कहा था आप सभी नोट कर सकते हैं मित्रों। द्विध्रुवीय सीलगुण निर्धारित किए और इनको इन्होंने सुपर फैक्टर नाम दिया। और ये जो द्विध्रुवीय सीलगुण थे इनको इन्होंने क्या कहा? व्यक्तित्व की बुनियादी विमाएं, बेसिक्स डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी कहा था। और इन्होंने व्यक्तित्व के 3 लक्षण बताए थे। 3 प्रकार के व्यक्तित्व का वर्गीकरण इन्होंने किया था। एक था अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, और इन्होंने किया, आप सभी नोट कर सकते हैं, स्नायु विकृति, सांवेगिक स्थिरता। ठीक है मित्रों, सांवेगिक स्थिरता आप लिख सकते हैं। स्नायु विकृति, सांवेगिक स्थिरता और मनोविक्षिप्तता परम है। इन 3 व्यक्तित्व के लक्षण इन्होंने बताए थे। ठीक है मित्रों, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति, सांवेगिक स्थिरता और मनोविक्षिप्तता परम है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? 4 उदाहरण दिए गए प्रेरणा के, उनमें से सर्वोत्तम उदाहरण आपको छांटना है कि कौन सा उदाहरण जो है। छात्र ए कह रहा है मित्रों, आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र ब सक्रिय है और गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए क्या करता है? अच्छा भी करना चाहता है और उच्च लक्ष्य निर्धारित भी कर रखा है। और कक्षा में क्या करता है? वो उच्चतम अंक प्राप्त भी करता है। छात्र से कहता है वह क्या पूरा करना चाहता है? अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है, कड़ी मेहनत करता है, उसके शैक्षिक कार्य के में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर माना गया है ऑप्शन नंबर बी माना गया है मित्रों, क्योंकि छात्र वह सक्रिय भी है और वो अच्छा करने के लिए क्या कर रखा है? उच्च निर्धारित लक्ष्य भी कर रखा है और वो प्राप्त भी करता है। तो अर्थात सर्वोत्तम जो उदाहरण का प्रेरणा है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। साथियों, अभिप्रेरणा क्या होती है? व्यक्ति की वह दशा होती है जो कि निश्चित व्यवहार करने के लिए निश्चित लक्ष्य की ओर उत्तेजित करती है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या कर रहा है? निश्चित लक्ष्य निर्धारण कर रहा है और उस निश्चित लक्ष्य के प्रति क्या है? सक्रिय है और उच्चतम अंक भी प्राप्त करना चाहता है। तो आपको आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी माना गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है। ऑप्शन ए एक शुरुआत, अपने आप में एक अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त कोई भी नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके बताएं। साथियों, आप सभी को इस प्रश्न को कैसे समझना है? बाह्य प्रेरणा क्या होती है? बाह्य प्रेरणा जैसे व्यक्ति को लालच देकर, लोभ देकर, अर्थात बाह्य जो प्रभाव है उससे प्रेरित होती है। अगर उससे कहा जाए आपको यह कार्य करने पर 50 रुपये दिए जाएंगे, आपको यह इनाम दी जाएगी, आप 10वीं में मेरिट आओगे तो आपको गाड़ी दिलवाई जाएगी या फ़ोन दिलवाया जाएगा, इस प्रकार की प्रेरणा है। और वो क्या है? एक अंत की युक्ति है। यदि हम बाह्य रूप से प्रेरित व्यक्ति को जो उसे दिया जा रहा है उसको अगर हम बंद कर दें, जो प्रेरणा उसको जो पुरस्कार दिया जा रहा है जिससे वो प्रेरित है, अगर उसको हटा दिया जाए, उसका प्रभाव हटा दिया जाए, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? व्यक्ति की प्रेरणा समाप्त हो जाएगी। अर्थात एक अंत की युक्ति है। जब बाह्य प्रेरक का दबाव हटेगा व्यक्ति प्रेरित होना बंद कर देगा और उस कार्य का क्या हो जाएगा? अंत की युक्ति है। लेकिन आंतरिक प्रेरणा क्या है? आपने देखा होगा मित्रों, आंतरिक रूप से जो व्यक्ति अभिप्रेरित होता है वो कब रुकता है? जब उसको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात वो क्या कर लेता है? जो जिसके लिए वो प्रेरित था जब तक उसको प्राप्त नहीं कर लेता तब तक क्या होता है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। तो आंतरिक प्रेरित रूप से व्यक्ति कब रुकता है? अपने आप में एक अंत है। अर्थात जब तक व्यक्ति को प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक वह व्यक्ति क्या रहेगा? प्रेरित रहेगा, अर्थात प्रेरणा से हटेगा नहीं। तो अपने आप में एक अंत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी दिमागी आरोग्यता, ऑप्शन सी अधिगम, ऑप्शन डी द्वंद्व। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माना गया है, दिमागी आरोग्यता। कैसे माना गया है अभी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, द्वंद्व के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। द्वंद्व क्या होता है? किसी दो वस्तुओं को लेकर उसमें द्वंद्व होता है कि ये किया जाए या नहीं किया जाए, ये नहीं होगा। अभिप्रेरणा आप सभी को पता है, एक प्रकार से प्रेरित होता है व्यक्ति एक निश्चित लक्ष्य के प्रति, तो यहाँ पर वो भी नहीं है। अब बात रहती है अधिगम और दिमागी आरोग्यता की। अब मित्रों, अधिगम क्या होता है? अधिगम कोई सिद्धांत, कानून, नियम नहीं प्रदान करता है। अधिगम का सामान्य अर्थ क्या करते हैं? सीखना होता है। और अधिगम के आधार पर क्या होता है? जो हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होते हैं, हमारे अंदर क्या होते हैं? अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। जबकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, और वो भी किसके लिए? एक व्यवस्थित विज्ञान है
वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए। तो मित्रों जो हमारा इसका राइट आंसर है दिमागी आरोग्यता, और हम दिमागी आरोग्यता को क्या कहते हैं? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहते हैं। और मित्रों ये क्या करता है? व्यक्तियों में जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको सुदृढ़ बनाता है, मजबूत बनाता है, और जो मानसिक बीमारी न हो इससे संबंधित जो तथ्य होते हैं या मानसिक बीमारी किस तरह से हो रही है इसके तथ्य उजागर करता है। और इस मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की जो शुरुआत थी मित्रों किसके द्वारा की गई थी? किलफोर्ड बियर्स के द्वारा की गई थी। आप सभी साथी लिख सकते हैं मित्रों, जो हमारी दिमागी आरोग्यता थी अर्थात मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, इसकी शुरुआत थी किलफोर्ड बियर्स के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1900 ईस्वी में की गई थी। ठीक है मित्रों, तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी दिमागी आरोग्यता माना गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना। प्रस्तावित व्यवहार है, वर्तमान और प्रस्तावित अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना कहलाता है। ऑप्शन ए प्रतिकरण, ऑप्शन सी प्रतिगमन, ऑप्शन डी दमन, ऑप्शन बी परिमेयकरण। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों ऑप्शन ए है हमारा प्रतिकरण। प्रतिकरण क्या कहता है? प्रतिकरण को आप सभी साथी समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, क्षतिपूर्ति को कहते हैं। किसको कहते हैं? क्षतिपूर्ति को कहते हैं, अर्थात कंपनसेशन। इसमें क्या होता है मित्रों, कोई गुण की कमी है, कोई दोष है, उसको दूसरे तरीके से छुपाने का प्रयास किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक लड़की की हाइट कम है, वो ऊंचे सैंडल पहनकर अपनी हाइट अर्थात अपनी जो क्षतिपूर्ति है, अपना जो दोष है उसकी क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करती है। तो इस उदाहरण में ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो क्षतिपूर्ति हो नहीं रही है, तो हमारा ऑप्शन ए तो राइट आंसर होगा नहीं मित्रों। उसके बाद है हमारा प्रतिगमन। प्रतिगमन क्या कहता है मित्रों? प्रतिगमन का मतलब आप सभी जानते हैं कि पूर्व की अवस्था में लौटना। जो हमारी पूर्व है उसकी अवस्था में लौटना, जैसे एक वयस्क का बच्चे की तरह फुट फुट कर रोना, या फिर एक महिला का जब गांव जाती है अपने पीहर अपने घर जाती है, अर्थात अपने घर जाती है तो क्या करती है? वो अपनी माता से पहले की तरह व्यवहार करती है, अर्थात उनकी गोदी में सोना, सर रख कर। तो ये क्या है? प्रतिगमन है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। दमन में क्या होता है मित्रों? एक प्रकार से व्यक्ति की जो इच्छा होती है उनको दबा दिया जाता है, अर्थात दमन कर दिया जाता है। जबकि हमारा जो परिमेयकरण है मित्रों वो किससे संबंधित है? परिमेयकरण जो है मित्रों एक प्रकार से औचित्य स्थापन, तार्किकीकरण हम जिसे कहते हैं, युक्तिकरण हम जिसे कहते हैं, उससे संबंधित है और उसे परिमेयकरण कहते हैं। अर्थात अपनी तर्कों के आधार पर बात को सही करने का प्रयास किया जाता है। जैसे अनुमोदित कारणों में देखिए प्रस्तावित व्यवहार है, उस और अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना। जैसे आपको पता है एक व्यक्ति को, जो आपने लोमड़ी वाली कहानी सुनी होगी ना, उसको क्या होते हैं, अंगूर हाथ में नहीं आते हैं तो क्या करती है वो, अंगूर क्या है उसके लिए खट्टे बता दिए जाते हैं। तो ये एक प्रकार से तार्किक और सामाजिक रूप से सोचकर जो प्रस्तावित व्यवहार है उनके अनुमोदित कारणों को तंत्र में अतीत वर्तमान के बारे में शामिल कर दिया जाता है। तो ये क्या है? हमारा परिमेयकरण है, अर्थात तार्किकीकरण है, उचित स्थापन है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है। ऑप्शन ए क्रियात्मक कारक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारक, ऑप्शन सी सामाजिक कारक, ऑप्शन डी अन्य कारक। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएं। आप सभी साथियों को बता दूं यहाँ पर किसकी बात की गई है मित्रों? ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की, अर्थात संगठनात्मक स्थापना। अर्थात स्कूल में एक प्रकार से समूह में कार्य किया जा रहा है, संगठन में कार्य किया जा रहा है, एक साथ जुड़कर समूह में व्यक्ति को कार्य किया जा रहा है। तो वो किस कारक से संबंधित है मित्रों? सामाजिक कारक से संबंधित है। किससे कारक से संबंधित है मित्रों? सामाजिक, जो उसमें सामाजिक भावना है, सामाजिक अंत्यक्रिया है, उसके तहत वो कार्य कर रहा है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक कारक। सामाजिक कारक अर्थात उसका सामाजिकरण का विकास होगा, संगठनात्मक अर्थात ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के तहत कार्य होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन समायोजन को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए तीव्र उत्सुकता, ऑप्शन बी अपराध का जुनूनी विचार, ऑप्शन सी बीमारी का डर, ऑप्शन डी न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। मित्रों यहाँ पर बात की जा रही है समायोजन को बढ़ावा देती है कौन सी स्थिति? देखिए अपराध का जुनूनी विचार, जुनून है आपके अपराध के प्रति, क्या वो समाज को बढ़ावा देगा? बिल्कुल नहीं देगा मित्रों। समायोजन में कहाँ बढ़ावा देगा? आपको किसी बीमारी के प्रति डर है,
क्या वो समायोजन में बढ़ावा देगा? नहीं देगा मित्रों, यह भी नहीं हो सकता। तीव्र उत्सुकता, मित्रों यहाँ पर किसकी बात की गई है? तीव्र उत्सुकता। आप सभी को पता है अति सब जगह खराब होती है। तीव्र ज़्यादा व्यक्ति को उत्सुक भी नहीं होना चाहिए। उत्सुकता अगर होता तो हम इस आंसर को सही मान सकते, लेकिन यहाँ पर तीव्र उत्सुकता की बात की गई है। और फिर दूसरी बात मित्रों, अंग्रेजी में इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है एनेक्साइटी का प्रयोग किया गया है, जो कि क्या है? इसका मतलब होता है चिंता। एक प्रकार से हम कहें क्या होता है? चिंता, उत्सुकता या व्यग्रता। तो ये आंसर नहीं है। न्यूरोटिक, भय और चिंता से मुक्त, अर्थात बालक में तंत्रिका संबंधी ऐसी असामान्यता होती है जो क्या कर देता है? चिंता से मुक्त हो जाता है। और जब बालक चिंता से मुक्त हो गया तो क्या करेगा? वो समायोजन को बढ़ावा देगा ना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है मित्रों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। देखिए, एक शिक्षक है, शिक्षक ने क्या किया? जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए प्रदूषण का प्रभाव बालकों को समझा दिया, और उसको समझाने के बाद क्या कह रहा है? निबंध लिखने के लिए कह रहा है। इस कार्यभार से ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? आप सभी साथी मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। विश्लेषण, संप्रयोग, समझ और ज्ञान। आप सभी को सबसे पहले मैं बात बता दूं मित्रों, ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है उससे यह प्रश्न पूछा गया है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। टैक्सिस प्लस नोमोस से बना है। टैक्सिस का मतलब होता है व्यवस्था और नोमोस का मतलब होता है नियम, अर्थात हम कहें एक नियम अनुसार वर्गीकरण की व्यवस्था। और ब्लूम ने अपने इस टैक्सोनॉमी के कितने स्तर बताए थे मित्रों? 3 स्तर बताए थे। और वो जो 3 स्तर थे, 3 शैक्षिक उद्देश्य माने थे इन्होंने, अर्थात संज्ञानात्मक आप नोट कर सकते हैं, इससे प्रश्न पूछे गए हैं। भावात्मक, और तीसरा जो माना था इन्होंने क्रियात्मक। क्या माना था मित्रों? और इन सब के अलग अलग स्तर बताए। संज्ञानात्मक के मित्रों इन्होंने 6 स्तर बताए। कितने स्तर बताए मित्रों? 6 स्तर बताए हैं। और इस संज्ञानात्मकता के 6 स्तर में से कौन सा स्तर है ये पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर इसमें संप्रयोग। क्यों है मित्रों? संप्रयोग में क्या किया जाता है? बालक जो कुछ भी सीखता है, बालक ने जो कुछ भी अभी तक सीखा है उसका नई स्थिति में प्रयोग करता है। क्या करता है? प्रयोग करता है संप्रयोग में। तो एक अच्छा निबंध लिखने के लिए कह रहा है, समझा दिया गया है उसको, अब उस स्थिति का वो प्रयोग करने के लिए, अर्थात निबंध लिखने के लिए कह रहा है, उसका प्रयोग अर्थात अप्लाई करने के लिए कह रहा है कि आप किस तरह से आपने सीखा है उसको आपको अप्लाई करना है, उसका प्रयोग करना है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आप सभी साथी इस ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करना चाहते हैं, एक एक पक्ष के बारे में, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपके लिए ब्लूम टैक्सोनॉमी का जो टॉपिक है विस्तृत रूप से पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्रित की है। यह प्रक्रिया कहलाती है ऑप्शन ए आकलन, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी मूल्यांकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएंगे। मित्रों आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर बात की गई है जानकारी एकत्रित करने की। किसकी बात की गई है? जानकारी एकत्र करने की। और जानकारी एकत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त जो है हमारा आंसर आकलन है। मित्रों एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। आपको पता है मापन क्या होता है? मापन में हम क्या करते हैं मित्रों? एक प्रकार से संख्या प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं मित्रों? संख्यात्मक रूप से जानकारी प्रदान करते हैं। मात्रा किसी की हम जैसे अंक प्रदान करते हैं, वो क्या है? हमारी मापन है। मूल्यांकन में क्या होता है मित्रों? मूल्य प्लस अंकन, अर्थात मात्रा प्लस गुणों का निर्धारण किया जाता है। मूल्य और मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से बालक में किस तरह से परिवर्तन हुए हैं और उसके आधार पर हम क्या करते हैं? निर्णय करते हैं कि अच्छा है या बुरा है। लेकिन आकलन में क्या किया गया? देखिए, जांच सूची का उपयोग किया है और ये जानने की कोशिश की कि बुद्धि कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है और कक्षा व्यवहार कैसा है। इसके बारे में हम जो जानकारी एकत्रित करेंगे उसको क्या कहते हैं? आकलन कहते हैं। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए आकलन माना गया है मित्रों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा प्रक्षेत्र ब्लूम के वर्गीकरण में नामित नहीं है? देखिए मित्रों, अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी की बात कर रहे थे हम, और अगला प्रश्न यहाँ पर ब्लूम से संबंधित आ ही गया है। तो मित्रों ऑप्शन ए संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा। साथियों हमने इसके बारे में चर्चा की थी। अभी मैंने आपको बताया था ब्लूम ने कितने वर्गीकरण बताए थे?
3 बताए थे, उसमें कौन सा नहीं था? मनोप्रेरणा नहीं था। लेकिन इसमें आपको बोनस दिया गया है, और वो बोनस क्यों दिया गया है मित्रों, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो क्रियात्मक होता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोमोटर कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकोमोटर कहते हैं। और जबकि यहाँ पर साइकोमोटर किस में दिया गया है? ऑप्शन डी मनोप्रेरणा में। और क्रियात्मक यहाँ पर क्या दिया गया है? कोनेटिव दिया गया है। और मित्रों कोनेटिव जो है, पहले साइकोमोटर को कोनेटिव ही कहा जाता था, लेकिन अब बदलकर इसका स्वरूप क्या कर दिया गया है? साइकोमोटर कर दिया गया है। अर्थात चारों ऑप्शन ही सही थे अगर इंग्लिश की दृष्टि से देखे जाए तो। इस कारण से इस पे क्या दिया गया? बोनस दे दिया गया है मित्रों, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर हिंदी की दृष्टि से देखे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, और इस पे बोनस दिया गया है मित्रों, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के ढांचे में मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, स्कूल से बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकत्रित करना, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने के बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। एक बार सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं इसका क्या आंसर होगा। साथियों, आप सभी ने एनसीएफ के 5 मार्गदर्शक सिद्धांत पढ़े होंगे। एनसीएफ के 5 जो मार्गदर्शक सिद्धांत है उसमें रटना विधि को हमको सुविधाजनक बनाने के लिए कभी नहीं कहा गया है। अर्थात अधिगम को रटना नहीं बनाना है, अधिगम को समझ योग्य बनाना है मित्रों। स्कूल को बाहर के जीवन से जोड़ने की बात करता है, परीक्षा को लचीलेपन की बात करता है, और पाठ्य पुस्तक के केंद्रित के बजाय क्या करता है? वो समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। देखिए 5 मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं आप सभी को मैं बोलकर बता देता हूँ मित्रों। लिखना में तो यहाँ पर टाइम लगेगा। ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है, अधिगम को रटना विधि को बढ़ाने की बात नहीं करता है, अधिगम को किसकी बात करता है? ये रटंत विधि से मुक्ति दिलाने की बात करता है। रटंत जो प्रणाली है उससे मुक्त होनी चाहिए, कॉम्प्रीहेंशन समझ बेस्ड लर्निंग की बात करता है। ये पाठ्यचर्या को चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान कराने वाली हो। पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए, ठीक है मित्रों। कैसी होनी चाहिए? चहुमुखी विकास का अवसर प्रदान करती हो। परीक्षा को लचीली बनाया जाए, गतिविधि युक्त बनाया जाए, और प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत जो राष्ट्रीय चिंता है उनको समाहित किया हुआ होना चाहिए। ये थे 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा क्या करता है? उंगलियों और अंगूठे का प्रयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है सिफेलोकोडल, प्रोक्सिमोडिस्टल, व्यापक से विशिष्ट कार्य प्रगति, अनियमित प्रगति। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। आपको बता दूं मित्रों, सिफेलोकोडल प्रगति तो होगी नहीं, क्योंकि इसमें बालक का जो विकास होता है किससे होता है? सिर से पैर की ओर होता है। और जो प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति है, व्यापक से विशिष्ट कार्य प्रगति, ये 2 आंसर सही माने गए थे मित्रों। क्या माने गए थे? इसके दोनों आंसर सही माने गए थे, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। क्यों माने गए थे मित्रों? इसके बारे में आपको बता देता हूं। व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति का मतलब है सामान्य से विशिष्ट की ओर। आपने विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा। बालक पहले क्या करता है? सामान्य क्रिया को करता है, और फिर किसकी करता है? एक विशिष्ट क्रिया करता है। और यहाँ पर देखिए पूरी हथेली का उपयोग किया जा रहा है। आपने भी देखा होगा मित्रों आपके जीवन में, जब आप चम्मच पकड़ते थे, जब छोटे से थे, या फिर आप कोई छोटा बच्चा होगा आपके परिवार में, वो देखते होंगे पूरी हथेली से उस चम्मच को पकड़ने का प्रयास करता है, और चम्मच उसके हाथ से बार बार गिर भी जाती है। धीरे धीरे वो क्या करता है? अपनी 2 अंगुलियों से, अपनी अंगुलियों से चम्मच पकड़ने का प्रयास करता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति भी यही कहती है। प्रोक्सिमोडिस्टल प्रगति क्या कहती है? बालक का जो विकास होता है वो संपूर्ण से, अर्थात अपने हृदय से बाहर की ओर होता है। पहले हृदय में होता है, फिर भुजाओं में होता है, फिर कोहनी से, फिर हाथ की हथेली में, फिर एक अंगुली का प्रयोग करता है। अर्थात बालक पहले संपूर्ण रूप में अपने शरीर का कार्य का प्रयोग करता है, और फिर अपनी एक छोटी जो विशिष्ट चीज़ है अंगुली, उस तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से इस दोनों को सही आंसर माना गया है। दोनों ही एक ही बात वर्णित करते हैं, ठीक है मित्रों, एक ही बात का वर्णन करते हैं। तो ऑप्शन बी और सी दोनों राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? मित्रों सीधे से कहीं हम विकास के आयाम की बात की जा रही है। विकास के आयाम 3 ही नहीं मित्रों, यहाँ पर 4 दिए गए, लेकिन यहाँ पर फिर भी 3 दे दिया। लेकिन विकास के आयाम 5, 6, 7 जितने भी होते हैं आप सभी जानते हैं। शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक, मानसिक और भी दे सकते थे यहाँ पर। तो वो एक प्रकार से कहाँ तक संबंधित है? आप सभी ने सिद्धांत पढ़ रखा होगा मित्रों, किसका? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास के सिद्धांत।
मैंने आपको पढ़ाया था, आपने मेरी कक्षा देखी हो, कहीं से पढ़ा हो, तो उसमें क्या कहते हैं, विकास के जो सभी पक्ष है वो आपस में अंतर संबंधित होते हैं, जुड़े हुए। लेकिन किस प्रकार से जुड़े होते हैं, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेतरतीब ढंग से विकसित। मित्रों, जो विकास के आयाम हैं क्या वो बेतरतीब ढंग से जुड़े हुए होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। आंशिक रूप से अर्थात थोड़े थोड़े जुड़े होते हैं? बिल्कुल नहीं। अन्य को प्रभावित किए बिना, अर्थात क्या विकास का एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित नहीं करता है क्या मित्रों? करता है। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित होते हैं। किस प्रकार से? एकीकृत का मतलब क्या होता है मित्रों? इंटीग्रेटेड, आपस में जुड़े हुए होते हैं। समग्र रूप से, व्यापक रूप से विस्तृत होते हैं। आपने पढ़ा होगा, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, अर्थात बालक का शरीर स्वस्थ होगा तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा। तो इस प्रकार से अर्थात एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, एक बालक है, उसकी विशेषता है मौखिक क्षमता, और वो उस बालक में उच्च भी हो सकता है, निम्न जैसा भी है। बाद की उम्र में भी वो वैसे की वैसी रहेगी। अगर उच्च है अभी तो बाद में भी उच्च रहेगी, अभी निम्न है तो निम्न रहेगी। यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव पर, वातावरण पर, आनुवंशिकता पर, और आनुवंशिकता वातावरण दोनों पर। मित्रों, आपको बता दूं, वातावरण में जो चीज होती है वो कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी होती है। वातावरण प्रभावित करता है, तो वातावरण हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें वातावरण दे रखा है। अब बात आती है हमारी प्रारंभिक अनुभव और आनुवंशिकता की। आपने देखा होगा मित्रों, जो बालक का प्रारंभिक अनुभव होता है वो क्या करता है? प्रारंभिक अनुभव में बालक का जो भी अनुभव प्राप्त करता है वो बाद के वातावरण में भी सहयोग करता है, तो ये भी नहीं होगा। आनुवंशिकता होती है हमारी, वो स्थायी होती है। आनुवंशिकता के रूप में हमें जो गुण प्राप्त होते हैं वो स्थायी होते हैं। आपने पढ़ा होगा आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता क्या करती है? विकास की जो सीमा होती है उसको निर्धारित करती है, और जिसके आगे विकास की जो संभावना होती है वो न के बराबर है। तो ये है हमारी विकास की क्या है? विकास की इस प्रकार से संबंधित है। तो ये है मित्रों हमारी आनुवंशिकता। आनुवंशिकता के आधार पर क्या होता है? बालक की जो क्षमता जैसी है, अर्थात बालक को माता पिता से जो गुण जैसे के जैसे प्राप्त हुए हैं वो वैसे के वैसे स्थायी रहते हैं। वातावरण के द्वारा उनमें जरूर थोड़ा विकास किया जा सकता है, लेकिन एक निश्चित सीमा निर्धारित की जाती है, और वातावरण जो आनुवंशिकता है वो एक निश्चित बाउंड्री बना देता है, और वातावरण भी उसको जो तथ्य है, जो भी गुण विश्व मिले हैं, उस गुणवत्ता जो आनुवंशिकता है उसके भीतर रहकर क्या करता है? उस गुणों को विकसित करने का प्रयास करता है। एक सीमा निर्धारित की जाती है आनुवंशिकता के द्वारा, और वो एक स्थायी रहती है। ये नहीं है आनुवंशिकता जो गुण मिले वो चेंज हो सकते हैं, वो स्थायी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिगम्य उपयोग और अनुपयोग के नियम को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए प्रभाव का नियम, ऑप्शन बी श्रम का नियम, ऑप्शन सी प्रबलन का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। मित्रों, आप सभी ने अधिगम के उपयोग और अनुपयोग के नियम को पढ़ा होगा। इसे हम क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास का नियम कहते हैं। और हमारा राइट आंसर अंग्रेजी की दृष्टि से बी सही था, लेकिन मित्रों इसको बोनस दिया गया है। बोनस क्यों दिया गया है मित्रों? इसको अंग्रेजी में देखिए लॉ ऑफ एक्सरसाइज बिल्कुल सही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज के लिए उपयुक्त शब्द क्या था? अभ्यास। लेकिन इसमें उन्होंने क्या लिख दिया? श्रम लिख दिया, और इस शब्द के कारण ही इसमें क्या दे दिया गया? बोनस दे दिया गया। वैसे हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा अधिगम के 3 नियम दिए थे थॉर्नडाइक महोदय ने, थॉर्नडाइक ने दिए थे। और थॉर्नडाइक ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे, आप सभी को पता होगा। एक तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और प्रभाव या परिणाम का नियम। अभ्यास या नियम को क्या कहा गया था? उपयोग और अनुपयोग के नियम भी कहा गया था, और प्रभाव या परिणाम के नियम को संतोष और असंतोष का नियम भी कहा गया था। ठीक है मित्रों, आप सभी साथी इनके बारे में जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पावलाव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है उससे भी वो लार टपकाता है। तो इससे मतलब क्या कहा जाता है? मित्रों, ये प्रश्न कह रहा है कि भोजन रखने पर, मांस का टुकड़ा रखने पर ही कुत्ता लार नहीं टपकाता है, बल्कि मांस के टुकड़े को लेकर जो मांस देने वाला आता है, जब सीढ़ी पर उसकी आवाज़ सुनता है उसके कदमों की, तभी वह लार टपकाना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, तत्परता, अनुकूलित उत्तेजना। मित्रों, तत्परता नहीं होगा, बिना शर्त के प्रोत्साहन नहीं होगा,
विलोपन नहीं होगा, अनुकूलित उत्तेजना इसका सही आंसर हो जाएगा। आप सभी ने मित्रों पावलोव का सिद्धांत पढ़ा होगा। पावलोव के सिद्धांत में, पावलोव के प्रयोग में क्या किया गया था? पहले कुत्ते को रोटी दी गई, उसके बाद घंटी के साथ साथ कुत्ते को क्या दिया गया? भोजन दिया गया। फिर आखिरी में ओनली केवल क्या किया गया था? घंटी बजाई गई थी। तो कुत्ता जिस प्रकार से भोजन के प्रति जो अनुक्रिया करता था, वैसी की वैसी अनुक्रिया किसके द्वारा किया गया? घंटी के प्रति करने लगा। और यहाँ पर भी क्या कर रहा है? वो सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले जो प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ के खिलाफ भी क्या करता है? वो लार टपकाता है। तो इस प्रकार की जो थी उसको हम कंडीशनल रेफ्लेक्स अर्थात अनुकूलित अनुबंधित उत्तेजना कहते हैं मित्रों। विलोपन तो क्या होता है? अगर मान लो बहुत दिनों तक अब घंटी ही बजाया जाए और भोजन ही नहीं दिया जाए तो कुत्ता क्या करेगा? उस घंटी के प्रति लार टपकाना बंद कर देगा। तो ये विलोपन की अनुक्रिया कहलाती है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलित उत्तेजना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनुभूति, मित्रों इस चीज को पकड़िएगा, अनुभूति शब्द को। बच्चे और वातावरण के बीच अंतः क्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से होती है। बच्चे के वातावरण के बीच क्या होता है? अंतः क्रिया, और उसके माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है थॉर्नडाइक के सिद्धांत में, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में, टोलमैन के संकेत अधिगम में, या फिर कोहलर अधिगम के सिद्धांत में। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें। साथियों आपको बता दूं थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो है नहीं, क्योंकि इसमें किसकी बात करता है? प्रयास एवं त्रुटि की बात की जाती है, प्रयत्न एवं भूल की बात की जाती है। यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? वातावरण और बच्चे के बीच की अंतःक्रिया की। कोहलर अधिगम सिद्धांत क्या कहता है? कोहलर का अधिगम सिद्धांत ये कहता है कि जो बालक सीखता है वो किस तरह से सीखता है? अचानक से सीखता है, अंतर्दृष्टि के माध्यम से सीखता है। और टोलमैन ने कहा है बालक क्या करता है? बालक का एक सुनिश्चित लक्ष्य होता है और उसी सुनिश्चित लक्ष्य के प्रति बालक क्या करता है? व्यवहार करता है। लेकिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में पियाजे ने माना है कि बालक क्या है? सक्रिय रहता है बचपन से ही, और बालक वातावरण के माध्यम से अपने अंतर्निहित जो क्षमता होती है उनका विकास करता है। और आपको देखिए मित्रों, आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए, अनुभूति के लिए इसने किसका प्रयोग किया है? कोग्निशन शब्द। और कोग्निशन की बात कौन करता है? संज्ञान की बात कौन करता है? कोग्निशन का मतलब होता है संज्ञान, और इन्होंने संज्ञान के लिए हिंदी में क्या शब्द प्रयुक्त किया? अनुभूति। तो कोग्निशन की बात कौन सा सिद्धांत करता है? पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बात करता है। ठीक है मित्रों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं हैं और अनुभव के बीच संतुलन की क्रिया है जाना जाता है समावेश, संतुलन, समायोजन, ज्ञान विघ्न। एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करके मुझे बताएं साथियों क्या होता है। आप सभी ध्यान रखिए, इसमें जो राइट आंसर माना गया था ऑप्शन नंबर सी संतुलन माना गया था मित्रों। क्यों माना गया था मित्रों? ऑप्शन ए समावेश। समावेश का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन अर्थात आत्मसातीकरण। और आत्मसातीकरण में क्या क्या होता है? जैसे मान लो नए विचार का जो भी नए विचारों से प्राप्त होता है उसको पहले से जो ज्ञान प्राप्त है उसमें जोड़ने का प्रयास करता है। यहाँ पर क्या कहा गया है मित्रों? एक प्रक्रिया जो पुराने और नई धारणाएं हैं, जो पहले से प्राप्त ज्ञान है और जो नई ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसके बीच संतुलन करता है, तो वो जो क्रिया कहलाती है वो संतुलन कहलाती है, इक्विलिब्रियम कहलाती है मित्रों। ठीक है। समायोजन में क्या होता है? बालक क्या करता है? पुराने अनुभव के साथ साथ जो नए अनुभव उसको प्राप्त होते हैं उस पुराने और नए अनुभव के बीच में समायोजन बैठाने का कार्य करता है। ठीक है मित्रों, उसके अनुभव मस्तिष्क में साथ साथ रह सके उस प्रकार से वह समायोजन का प्रयास करता है। जैसे मान लो एक बालक है, 4 पैर वाले कुत्ते को देखता है और उसको क्या बोलता है? डॉगी बोलता है। लेकिन वह आगे जाता है, 4 पैर वाली गाय को देखता है, लेकिन वो उस 4 पैर वाली गाय को क्या बोलता है? डॉगी बोलता है, क्योंकि कुत्ते के भी 4 पैर थे और उसके भी 4 पैर थे। तो जब वो माँ उसको बताती है कि ये 4 पैर वाला जानवर क्या है, ये गाय है और ये कुत्ता है, उनको अंतर समझाती है, तो इस प्रकार से वो इसमें समायोजन कर लेता है। लेकिन संतुलन की प्रक्रिया में जो पुराने ज्ञान है और जो नए ज्ञान है उनके बीच संतुलन बैठा लेता है। इसे इक्विलिब्रियम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? एक बार सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय देख रहे हैं। साथियों आप सभी देखिए, बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, अर्थात हमें बौद्धिक जो परीक्षण है उनमें से कौन सी एक विशेषता है जिसकी हमें सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं, और चीज़ों की हमें सावधानी रखनी है।
तो मित्रों IQ स्कोर के आधार पर हम क्या करते हैं, अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदें सोचना। बिल्कुल सही बात है मित्रों। जैसे आपको बताया गया आपकी जो बुद्धि लब्धि के आधार पर जो पहले से रूढ़िवादी धारणा बताई गई है कि इतने से कम बुद्धि लब्धि वाला बालक कुछ नहीं सीख पाएगा, या फिर ये ज़्यादा बुद्धि लब्धि तो इस बालक को मैं कैसे पढ़ाऊंगा, इस प्रकार की नकारात्मक जो उम्मीद है उससे आपको बचना है। बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन, परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत, अर्थात ये मित्रों इसमें कोई सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक व्यक्तिगत आकलन हो रहा है, किसके बीच हो रहा है, परीक्षक और छात्र के बीच। परीक्षक उससे क्या पूछ रहा है, एक संरचित बातचीत कर रहा है, अर्थात प्रश्न पूछ रहा है, और वो प्रश्न पूछने में आप किस तरह की सावधानी रखने, जो व्यक्ति पहले से प्रश्न निर्धारित है उसको पूछ रहा है, तो इसमें कोई सावधानी रखने की आवश्यकता नहीं है। अगली जो विशेषता है हमारी, देखिए, क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में IQ परीक्षणों का उपयोग न करना। जैसे मान लो किसी की एक क्षमता है, उस एकमात्र विशेषता के आधार पर जो उसकी बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण है उसका उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है वह एक क्षेत्र में कमजोर हो, दूसरे क्षेत्र में अच्छा हो। एक समग्र IQ के स्कोर की सार्थकता की व्याख्या से सावधान रहना, अर्थात हम जो IQ स्कोर है उसके आधार पर उसकी व्याख्या नहीं करेंगे कि इस बालक में इतनी IQ है तो ये कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से हम व्याख्या नहीं करेंगे। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है और एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास विकास के किस चरण से मेल खाता है। आप सभी साथी आंसर कमेंट करें, जो भी साथी इस समय वीडियो देख रहे हैं। साथियों, एरिक्सन ने कौन सा सिद्धांत दिया था, मनोसामाजिक विकास दिया था, और कितने चरण बताए थे, 8 चरण बताए थे। 8 चरण कौन कौन से थे उसके अनुसार इसने साफ साफ कहा है मित्रों, बिल्कुल कंफ्यूज होने की बात नहीं। कक्षा 3 का छात्र है और 9 साल की एज है, 9 साल की आयु, अर्थात उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी, उनकी कुछ निश्चित आयु बताई थी, और उस आयु में जो तीसरी अवस्था थी मित्रों, कक्षा 3 का छात्र जो है परिश्रम बनामहीनता से संबंधित है। किससे संबंधित है, परिश्रम बनामहीनता की जो आयु है वो हमारी कक्षा 3 से संबंधित 9 साल की आयु होती है। ठीक है मित्रों, इस समय होता है बालक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। मित्रों, यहाँ पर आदर्श संदर्भित टेस्ट की बात की जा रही है, अर्थात नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट की बात की जा रही है, रेफरेंस टेस्ट की बात की जा रही है। देखते हैं कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, मतलब गलत है। मानकीकृत परीक्षण है, बिल्कुल सही बात है। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया, अन्य के साथ तुलना की जाती है। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, बिल्कुल सही है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है, ये कथन गलत है मित्रों। पहले से जो पूर्व निर्धारित किए हुए हैं उनके आधार पर बालक की तुलना नहीं की जाती है इस आदर्श संदर्भित परीक्षण में। मित्रों, ये परीक्षण 2 प्रकार के होते हैं, आप सभी को बता दूं। एक होता है आदर्श संदर्भित परीक्षण और एक होता है निकर्ष संदर्भित परीक्षण। आप सभी साथी नोट कर लें, निकर्ष जो संदर्भित परीक्षण होता है इसको मानदंड संदर्भित परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, मानदंड संदर्भित, और ये आदर्श संदर्भित परीक्षण। मित्रों, आदर्श संदर्भित जो परीक्षण है वो क्या है, एक प्रकार का मानकीकृत परीक्षण है, और इसमें हम छात्र के स्कोर की तुलना दूसरे छात्र ने कैसा प्रदर्शन किया है इसके आधार पर करते हैं, और राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित होता है। इसमें जो बालक है निकर्ष प्रदर्शन में, निकर्ष संदर्भित जो परीक्षण होगा इसमें गुणवत्ता का एक स्तर पहले से निश्चित किया हुआ होता है, एक न्यूनतम स्तर होता है जिसके आधार पर उसके बारे में हम निर्णय ले सकते हैं। जो बालक प्राप्तांक प्राप्त करेगा उसकी व्याख्या पूर्व में जो निर्धारित मानदंड होंगे, पूर्व में जो मानदंड बना रखे हैं उनके संदर्भ में जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अभी नीट का फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपकी BSTC BA की जो परसेंटेज है पहले से स्थापित कर रखी है कि 50% आपको 12वीं में जरूरी है, BA में 50% जरूरी है। तो ऐसा जो होता है निकर्ष संदर्भित परीक्षण होता है। ठीक है मित्रों, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, आज का पेपर हमारा यही समाप्त होता है। आप सभी साथियों को यह पेपर कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, हमारा यह प्रयास कैसा लगा, आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, और अपने सभी साथी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा मित्रों, जिससे और सभी साथी इन प्रश्नों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को शुक्रिया। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा मित्रों।